Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start chemical properties of benzene. So before starting chemical properties of benzene, we should know the formula of benzene, that is C6H6. It means कि 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन हैं. So can we call benzene to be an alkane? क्या बेंजीन एक अल्केन हो सकता है? नो. इसलिए कि अल्केन में जहाँ 6 कार्बन होते हैं तो वहाँ 6 कार्बन के साथ 14 हाइड्रोजन हैं, लेकिन यहाँ बेंजीन में 6 हाइड्रोजन हैं. तो इसका मतलब है कि बेंजीन अल्केन कैटेगरी में नहीं आता. ठीक है, अल्केन में जैसे मीथेन, ईथेन, तो बेंजीन वहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि अल्केन में जो 6 कार्बन हैं उसके साथ मैक्सिमम या मिनिमम 14 हाइड्रोजन होंगे, तो बेंजीन अल्केन नहीं है. ओके, नेक्स्ट है कि क्या बेंजीन को हम अल्कीन कह सकते हैं? तो अगर हम अल्कीन के फार्मूले में 6 कार्बन लगा दें तो फिर हाइड्रोजन वहाँ 12 बनेंगे, यानी C6H12 बन जाता है, जैसे हेक्सीन होता है. तो बेंजीन में तो 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन हैं, 6 हाइड्रोजन, 6 विद 6 कार्बन, दैट्स वाई बेंजीन अल्कीन भी नहीं है, वरना उसका फार्मूला हेक्सीन की तरह होता. नेक्स्ट है क्या कैन वी कॉल बेंजीन टू बी एन अल्काइन? सो इफ़ वी सी अल्काइन विद 6 कार्बन, द फार्मूला शुड बी C6H10. बट इन बेंजीन हाइड्रोजन इज़ 6 इन नंबर. इसका मतलब है कि बेंजीन न तो अल्काइन है, ना अल्कीन है, और ना अल्केन है. तो ये एक अलग थलग कंपाउंड है जिसको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कह सकते हैं. तो अगर स्टूडेंट्स आप लोग ये समझते हैं कि बेंजीन को हम अल्केन, अल्कीन या अल्काइन में फ़िट कर सकते हैं, तो इसको हम वहाँ फिट नहीं कर सकते, कि वहाँ 6 कार्बन के साथ नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन डिफरेंट होता है और बेंजीन में 6 हाइड्रोजन है. ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में नहीं रख सकते. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है अब बेंजीन किस तरह का रिएक्शन शो करेगा? तो जब हम अल्केन को देखते हैं, सो अल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यू नो, जैसे क्लोरीन के साथ होता है ना, एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह क्लोरीन आ जाता है. सिमिलरली इफ़ वी स्टडी द केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन, सो इन अल्कीन एडिशन रिएक्शन अकर. सो आप देखें, अल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और अल्कीन में एडिशन रिएक्शन होता है. सो बेंजीन में क्या होगा? बेंजीन में बोथ रिएक्शन अकर्स, मीन एडिशन भी होगा बेंजीन में और सब्स्टिट्यूशन भी होगा. इसका मतलब है कि बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ अल्कीन और अल्केन के इन बिटवीन हैं. न ट्रू अल्केन है वरना फिर एडिशन ना होता, न ट्रू अल्कीन है वरना फिर सब्स्टिट्यूशन नहीं है. सो बेंजीन में एडिशन सब्स्टिट्यूशन दोनों हो रहे हैं, इसी वजह से ये न ट्रू अल्कीन है न ट्रू अल्केन है, बल्कि दोनों का इन बिटवीन है. सो एडिशन रिएक्शन क्या शो करता है? एडिशन रिएक्शन उन मालिक्यूल में होता है जिसमें पाई बॉन्ड होता है. सो बेंजीन में एडिशन रिएक्शन हो रहा है, इट मीन बेंजीन कंटेन पाई बॉन्ड्स, और वो भी 3. एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या शो करता है कि जो सब्सटेंसेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं वो स्टेबल होते हैं. सो बेंजीन भी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, जैसे आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो वो बेंजीन की स्टेबिलिटी को शो करता है. क्लियर स्टूडेंट्स? सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन जब हम स्टडी करते हैं तो कुछ रिएक्शन में ये बताएगा बेंजीन कि उसमें पाई बॉन्ड है, और कुछ रिएक्शन में ये बताएगा कि ये हाईली स्टेबल है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन. तो पहला केमिकल प्रॉपर्टी बेंजीन का जो हम पढ़ रहे हैं वो हैं, क्या है? कैन यू सी? यस, हाइड्रोजिनेशन. तो हाइड्रोजिनेशन में क्या हो रहा है, आप यहाँ देख लें कि बेंजीन के साथ इस बेंजीन के अंदर आपको कितने पाई बॉन्ड नज़र आ रहे हैं? जी बताएं. सो देयर आर 3 पाई बॉन्ड, 1 2 3. तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक हाइड्रोजन काफ़ी होता है. ठीक है, तो यहाँ बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कि यहाँ हमें 3 हाइड्रोजन चाहिए. ठीक है, सो अगर आपसे कोई ये पूछे कि हाउ कैन यू कन्फर्म दैट बेंजीन कंटेन 3 पाई बॉन्ड, सो योर आंसर विल बी दैट बेंजीन can do reaction with 3 hydrogen molecule. So one hydrogen molecule will break 1 pi bond, 2 molecules will break 2 pi bond, and 3 hydrogen will break 3
pi bonds. That's why benzene contain 3 pi bond, because 3 hydrogens are needed or required to break these pi bond. क्लियर हो गया? हाँ जी। तो अब क्या होगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ हर बेंजीन के साथ एक हाइड्रोजन, हर कार्बन के साथ बेंजीन में एक हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। क्योंकि इसका फार्मूला आपको पता है C6H6, यानी 6 कार्बन हैं। तो आप देखिए सेंटर में आपको ये जो मैरून बाल नज़र आ रहे हैं, दीज आर 6 कार्बन, एंड विद एवरी कार्बन देयर इज़ अ हाइड्रोजन। इसी तरह 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन हैं। सो ये 3 मालिक्यूल अब हाइड्रोजन आ जाएंगे, यानी ये 3 मालिक्यूल कितने हैं, असल में ये 6 हाइड्रोजन है। तो हर कार्बन को एक एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो हर कार्बन के साथ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन मौजूद हैं, ये देखें आप, हर कार्बन के साथ। अब ये जो 6 हाइड्रोजन हैं यानी 3 मालिक्यूल, तो ये एक्चुअली इक्वल टू 6 हाइड्रोजन है। तो हर कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इसके साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, और इसके साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा। लेकिन इसके बदले क्या हो जाता है, जो डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आप प्रोडक्ट में देख लें कि हर कार्बन के साथ आपको एक एक दो दो हाइड्रोजन नज़र आएंगे, ठीक है। और देखिए आपको कोई डबल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा। तो मतलब है कि जो बेंजीन है वो साइक्लोअल्केन में कन्वर्ट हो गया। सो दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, बेंजीन के पाई बॉन्ड, जो 3 पाई बॉन्ड होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं और वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, एक और चीज़, हाइड्रोजिनेशन में अगर बेंजीन के साथ साइड पे कोई ग्रुप अटैच हैं, जैसे मीथाइल या कोई क्लोरीन, तो याद रखें हाइड्रोजिनेशन में ये हिस्सा नहीं लेते हैं। मतलब ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में जो ब्रांच होते हैं ना, या साइड पे जो कोई ग्रुप अटैच होता है, तो वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का मेन टारगेट बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड होते हैं। सो यहाँ ये पॉइंट आपने देखना है, इवन इफ ब्रांचेस आर अटैच्ड टू बेंजीन दे विल नॉट बी डिस्टर्ब इन हाइड्रोजनेशन। सो क्या होगा, ओनली पाई रिंग विल ब्रेक, यानी हाइड्रोजनेशन में आपने बेंजीन के अंदर जो पाई बॉन्ड होते हैं सो वो ब्रेक हो जाते हैं, और इसके अलावा बाकी ग्रुप्स डिस्टर्ब नहीं होते। ओके, नाउ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस रिएक्शन। दिस हाइड्रोजिनेशन इट इज़ अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। सो यू कैन सी एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 मालिक्यूल मिलकर 1 बनाते हैं। जैसे एडिशन क्या होता है, 1 + 1 = 2। तो यहाँ मतलब है कि 2 रिएक्टेंट हैं, एक ये रिएक्टेंट है, एक ये रिएक्टेंट है, और उससे एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। So it is addition reaction. Addition reaction is a reaction in which pi bond break, sigma bonds are formed, and 2 or 3 molecules make a very big molecule. So it is an addition reaction. Next, limitation. Limitation क्या है इस reaction की? Only the pi bonds will break. सिर्फ pi bond break हो जाते हैं। जो सर्कल होता है बेंजीन के अंदर pi bond का, वो ब्रेक हो जाता है। So बाहर आपने मालिक्यूल को कुछ नहीं कहना। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि ओनली पाई बॉन्ड विल ब्रेक। रिएक्शन नेम, हाउ कैन वी नेम दिस रिएक्शन, एज हाइड्रोजन आर एडेड टू बेंजीन, सो वी कॉल दिस रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। नेम ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का नाम क्या है जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, सो बेंजीन इज़ द नेम ऑफ द रिएक्टेंट। ओके स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ बेंजीन के साथ कोई ग्रुप अटैच करूँ, जैसे सपोज़ मैं यहाँ लिख लूँ क्लोरीन, तो फिर इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन, लेकिन अटैक पाई बॉन्ड पे होगा, क्लोरीन डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली इफ़ आई अटैच इंस्टेड ऑफ क्लोरीन CH3, देन अगेन CH3 डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। सो इसका नाम है टॉल्वीन। आप लोगों ने इसका नोमेनक्लेचर में नाम देखा होगा, मीथाइल बेंजीन इज़ आल्सो कॉल्ड टॉल्वीन। सो टॉल्वीन यूज़ करे, क्लोरोबेंजीन यूज़ करे, हाइड्रोजनेशन के साथ सिर्फ अंदर पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। सो नेम ऑफ द रिएक्टेंट हेयर इन दिस रिएक्शन इज़ बेंजीन। अगर आप टॉल्वीन यूज़ करना चाहें CH3 तो वो भी लिख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन। नेम ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बन जाता है उसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन देखें, ये इसमें अब 6 कार्बन हैं, और देखिए हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं। तो इसका मतलब है कि अगर 6 कार्बन हैं तो फिर हाइड्रोजन 12 होंगे। आप काउंट भी कर सकते हैं,
ये जो ग्रे कलर के सर्कल हैं दीज आर 12 इन नंबर. सो विद ईच कार्बन देयर आर 2 हाइड्रोजन. Okay, conditions. Under what condition this reaction will occur? So a very high temperature is required. Why? Because benzene is also stable. इसका भी मूड नहीं है रिएक्शन का. एंड हाइड्रोजन मालिक्यूल यू नो इट्स बर्न आयोनाइजेशन एनर्जी इज 496 किलो जूल पर मोल. मीन इट इज़ अ वेरी स्टेबल मालिक्यूल. हाइड्रोजन को हम इतनी आसानी से रिएक्शन में नहीं ला सकते, तो इसके लिए कंडीशन चाहिए अ वेरी हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर इज़ रिक्वायर्ड एंड इवन कैटलिस्ट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड. तो कैटलिस्ट निकल भी हो सकता है, प्लेटिनम पैलेडियम. दीज कैटलिस्ट आर यूज्ड. आपने रेनी निकल का नाम सुना होगा जो हमने अल्कीन के प्रॉपर्टीज़ में वहाँ पढ़ा है. सो यहाँ कंडीशन आपके पास हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड निकल आर प्लेटिनियम इज़ अ कैटलिस्ट. ओके, स्टाइकोमेट्री. स्टाइकोमेट्री क्या है? मतलब है कि मालिक्यूल्स किन किन रेशो में आपस में मिल जाते हैं. तो आप देखिए कि बेंजीन के एक मालिक्यूल के साथ हाइड्रोजन के 3 मालिक्यूल मिलेंगे तो आपके पास एक प्रोडक्ट बन जाता है. ठीक है, तो स्टाइकोमेट्री भी आप लोग को समझ आनी चाहिए कि यहाँ एक बेंजीन को 3 हाइड्रोजन चाहिए. इसी तरह अगर आप 2 बेंजीन लेंगे तो फिर आपको 6 हाइड्रोजन मालिक्यूल रिक्वायर होंगे, साथ 2 प्रोडक्ट बनेंगे. यानी आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें. सो 2 बेंजीन देन रिक्वायर 6 हाइड्रोजन मालिक्यूल एंड 2 साइक्लोहेक्सेन मालिक्यूल विल बी फॉर्म्ड. तो स्टाइकोमेट्री ज़रूरी है. बाद औक़ात वो ऐसे लोग क्वेश्चन में इसको इस तरह थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं. हाँ जी, चेंजेस दैट टेक प्लेस. इस रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं? तो इसमें एक अनसेचुरेटेड मालिक्यूल सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है. देखिए अनसेचुरेटेड मालिक्यूल क्या होता है? अनसेचुरेटेड मालिक्यूल दैट कंटेन पाई बॉन्ड, और यहाँ तो 3 पाई बॉन्ड है, तो इसलिए बेंजीन को हम कहते हैं पॉली अनसेचुरेटेड. सो पॉली अनसेचुरेटेड मालिक्यूल आर दोज मालिक्यूल दैट कंटेन मोर देन 1 पाई बॉन्ड. And here you see all the bonds are single, so this molecule is saturated. So इस रिएक्शन में एक अनसेचुरेटेड मालिक्यूल सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, कंक्लूजन. क्या रिजल्ट इस रिएक्शन से हम अखज़ करते हैं? सो दिस रिएक्शन शोज़ दैट बेंजीन 8 3 हाइड्रोजन मालिक्यूल. इट मीन इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड है. ठीक है, अगर वो बॉन्ड हमें नज़र नहीं आ रहे तो 3 हाइड्रोजन से वो कंफर्म हुआ कि इसके पास 3 पाई बॉन्ड हैं. सो इट विल 8 3 हाइड्रोजन मालिक्यूल. ओके स्टूडेंट्स, अनदर रिएक्शन दैट इज़ विथ, अच्छा ये हाइड्रोजन. ओके, नाउ अनदर रिएक्शन दैट इज़ कंबशन. ओके, थोड़ा सा सीक्वेंस मेरे से आगे पीछे हो गया है, तो खैर आप लोग फिर बुक में इसको नोट डाउन करें. ओके स्टूडेंट, कंबशन रिएक्शन क्या होता है? एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड डू कंबशन. एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं ये कंबशन करते हैं. ठीक है, मतलब है ये जलते हैं, और जलने पे आपको ये हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी भी दे सकता है. सो ये जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं ये फ्यूल के तौर पे काम आ जाते हैं. लेकिन बेंजीन एक अच्छा फ्यूल नहीं है, इसलिए कि यहाँ कार्बन बहुत ज़्यादा हैं. अब देखिए, अगर आप हो अल्केन जलाए ना, C6H14, ये पेट्रोल में पाया जाता है, हेक्सेन. तो इसमें हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा हैं, कार्बन के साथ रेशो क्या बनता है? C6H14. तो ये यहाँ रेशो क्या बन रहा है? 3 कार्बन के साथ 7 हाइड्रोजन हैं. तो ये एक अच्छा फ्यूल है, क्योंकि कार्बन कम है, हाइड्रोजन ज़्यादा है. लेकिन बेंजीन में कार्बन का रेशो बहुत ज़्यादा है, यानी हाइड्रोजन के साथ 1 का रेशो बन रहा है. दैट्स वाई ये एक अच्छा फ्यूल नहीं है. ओके जी, कंबशन में आप ज़रा देख ले, 2 तरह का कंबशन होता है. एक होता है कंप्लीट कंबशन. कंप्लीट कंबशन वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और एक होता है इनकम्प्लीट कंबशन जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है. सो इनकम्प्लीट कंबशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज इट प्रोड्यूस अ वेरी डेंजरस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड. तो दोनों सूरतों में मतलब है कि बेंजीन कंबशन करेगा अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है. जैसे देखिए 15/2 O2 का मतलब है कि 7 ऑक्सीजन मालिक्यूल अगर एटम होंगे, या 7.5 यानी 15 ऑक्सीजन एटम, तो फिर कंप्लीट कंबशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. और अगर हमारे पास 9 ऑक्सीजन एटम होंगे यानी 9/2 हाफ, तो ये देखें 9 ऑक्सीजन एटम बन रहे हैं, तो फिर हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है. सो लेट्स डिस्कस दिस रिएक्शन. दिस कंबशन इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन लूज़ कर रहे हैं. देखिए कार्बन से हाइड्रोजन ख़त्म हो रहे हैं और ऑक्सीजन आ रहे, तो कंबशन ऑक्सीडेशन है. लिमिटेशन.
कहते हैं कि जो जिस मालिक्यूल में ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं फिर उसमें कार्बन हाइड्रोजन रेशो कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन में कम होते हैं। इसी वजह से ऐसे मालिक्यूल येलो यानी सूटी फ्लेम बनाएगा, मतलब ये धुआं ज़्यादा होगा और हीट कम मिलेगा क्योंकि इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा है, तो कार्बन मुश्किल से जलते हैं। दैट्स वाई आपको एनर्जी ज़्यादा नहीं मिलेगी। ये एक सिंपल कंबशन रिएक्शन है, बेशक उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बने या कार्बन मोनोऑक्साइड बने, ठीक है। और नेम ऑफ द रिएक्टेंट, अगेन यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट दोनों बेंजीन हैं। और कंडीशन क्या है, इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ख़ुद ब खुद इसको आग नहीं लग जाता, हमें स्पार्क देना पड़ता है, एक स्प्लिंट देना होगा। इसको आग की एक स्पार्क देंगे तो फिर ये रिएक्शन शुरू हो जाता है, तो ख़ुद ब खुद स्पॉन्टेनियस नहीं है। नेक्स्ट क्या है, स्टाइकोमेट्री रेशो को अगर आप देख लें तो एक बेंजीन के साथ आपको मतलब है 7.5 ऑक्सीजन रिक्वायर हैं, तो अगर आप 2 बेंजीन कर ले तो 7.5 का डबल बनता है 15, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 12 हो जाएंगे और वाटर 6 हो जाएगा, तो ये इसका बन जाता है रेशो, ठीक है, स्टाइकोमेट्री। जो इनकम्प्लीट कंबशन है उसका रेशो क्या बन रहा है, यहाँ रेशो बन रहा है 14.563। अगर आप इसको डबल करते हैं तो फिर ये भी डबल होकर 9, ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो स्टूडेंट जब भी आप कंबशन रिएक्शन पढ़ते हैं ज़रूर इनके रेशो चेक किया करें क्योंकि इस पर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। ओके, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, अगर कंप्लीट कंबशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर और हीट तो होगा, और अगर इनकम्प्लीट है तो अगेन प्रोडक्ट सेम होंगे, वाटर और हीट, लेकिन यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है। चेंजेस दैट टेक प्लेस, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड आल्दो कंटेन कार्बन but it is inorganic compound, right? So these are the information related to this reaction, you can note it down. Okay, conclusion, hydrocarbons are very good fuel, combustion responsible for global warming। जितना भी कंबशन होता है इससे चूँकि पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग काज करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड एक क्लियर गैस है। ओके, अगेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। सो अनदर प्रॉपर्टी दैट इज़ हेलोजिनेशन। आप देखें यहाँ बिल्कुल ये उसी तरह रिएक्शन है जिस तरह हमने 3 हाइड्रोजन ऐड किए थे, ठीक है। तो यहाँ 3 क्लोरीन हम ऐड कर लेंगे तो ये 3 क्लोरीन एक्चुअली हमारे पास बनते हैं 6 क्लोरीन। सो 6 क्लोरीन क्या करेंगे, हर कार्बन को एक एक क्लोरीन मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले क्या होगा, उसके बदले ये पाई बॉन्ड जो रिंग है ये टूट जाएगा। तो रिंग पे हम किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि हम बेंजीन के अंदर रिंग क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड थे, रिंग अगर हम गायब कर देते हैं तो फिर 3 पाई बॉन्ड बनाएंगे। सो दीज 3 क्लोरीन मालिक्यूल मीन 6 क्लोरीन विल कम and they will break the pi bond, so every carbon will receive a chlorine atom. In this way again the unsaturated molecule becomes saturated। हाँ जी, क्लोरीन हो या ब्रोमीन दोनों सूरतों में पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो 3 क्लोरीन आ जाएंगे तो फिर आप देखेंगे यहाँ पे पास ये क्लोरीन बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है, हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। और अगर आपके पास रिएक्शन में ब्रोमीन है ये वाला है तो फिर हर कार्बन के साथ एक एक ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है, तो फिर नाम बनेगा हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इवन इफ ब्रांचेज आर अटैच टू द बेंजीन दे विल नॉट बी डिस्टर्ब। इस केस में अगेन अगर बाहर कोई ग्रुप अटैच है जैसे CH3 तो वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा इन कंडीशन पे। अच्छा, यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ कंडीशन है लाइट एनर्जी, ये रिएक्शन सनलाइट में होता है, ठीक है, या सनलाइट के बराबर एनर्जी देंगे तो ये रिएक्शन होगा। अगर बाहर कोई ग्रुप अटैच है तो फिर वो मतलब है कि सॉरी इस रिएक्शन में सॉरी स्टूडेंट, अगर इस रिएक्शन में ग्रुप बाहर अटैच हैं तो फिर रिएक्शन में वो हिस्सा लेगा। जैसे अगर CH3 आ गया तो फिर क्लोरीन का अटैक CH3 पे होगा, क्यों, क्योंकि CH3 के साथ हाइड्रोजन है तो क्लोरीन उसके साथ HCl बनाएगा और यहाँ क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा, मतलब है कि रिंग फिर रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं साइड चेन हेलोजिनेशन। लेकिन अगर ब्रांच अटैच नहीं है तो बेंजीन अब अकेला है तो इसी वजह से क्लोरीन ये रिंग पे अटैक करेगा। ओके जी, नाउ फ्लोरीन कैन नॉट बी यूज़ क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वेगोरस रिएक्शन करता है, एक्सोथर्मिक होता है, तो उसका लेबॉर्ट्री के अंदर इस तरह वो डेंजरस होता है, मतलब एक कोई इंसिडेंट हो सकता है। और आयोडीन बहुत ज़्यादा वीक है तो इस वजह से आयोडीन ये रिएक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस रिएक्शन, इट इज़ अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन
ये एक एडिशन रिएक्शन है और इसमें अगेन लिमिटेशन ओनली द पाई बॉन्ड विल ब्रेक, सर्कल ब्रेक होगा, अगर बाहर कोई ग्रुप अटैच है तो फिर उस पर अटैक होगा। इसको हम क्लोरिनेशन या हेलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन भी कह सकते हैं। इसमें रिएक्टेंट हमारे पास है बेंजीन, और जो प्रोडक्ट हैं अगर क्लोरीन यूज़ करते हैं तो हेक्सा क्लोरो, और अगर ब्रोमीन है तो हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बनेगा। कंडीशन क्या है, लाइट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। अगर लाइट एनर्जी नहीं है तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि लाइट एनर्जी क्लोरीन को तोड़ेगा। जब क्लोरीन टूट जाता है तो दो क्लोरीन एटम बन जाते हैं। सो दीज क्लोरीन्स आर वेरी रिएक्टिव, दैट्स वाई दे विल अटैक ऑन बेंजीन। ओके, स्टाइकोमेट्री क्या है? स्टाइकोमेट्री मीन रेशो के बारे में अगर हम देख लें तो एक बेंजीन के साथ 3 हेलोजन यूज़ होते हैं, ठीक है, तो रेशो 1:3 बन जाता है। चेंजेस दैट टेक प्लेस अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट हुए। और अगेन कंक्लूजन क्या है इस रिएक्शन का? इस रिएक्शन से क्या रिजल्ट हम हासिल कर सकते हैं कि बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड मौजूद हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये हमने 3 एडिशन रिएक्शन पढ़े, मतलब है कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद क्लोरीन और ब्रोमीन हम कह सकते हैं। ठीक हो गया? और एक हमने कंबशन पढ़ लिया। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अभी थोड़ा सा हम फिर एक कंक्लूजन बना लेते हैं कि बेंजीन के बारे में आपको मैंने बता दिया कि ना अल्केन है वरना फिर ये हेक्सेन जैसा होता, ना अल्कीन है वरना हेक्सीन जैसा होता, ना अल्काइन है वरना हेक्साइन जैसा होता। फिर ये कि अल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और अल्कीन में एडिशन रिएक्शन होते हैं, लेकिन बेंजीन में दोनों रिएक्शन हो सकते हैं, एडिशन भी और सब्स्टिट्यूशन दोनों। ठीक है, तो फिर इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन क्या है कि बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो अल्केन और अल्कीन के इन बिटवीन है। अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, अल्कीन एडिशन रिएक्शन करता है, और बेंजीन में दोनों रिएक्शन होते हैं। तो देखिए बेंजीन में हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ लिए, अब बारी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ने से पहले आपको बेंजीन के अंदर थोड़ा सा आपने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को समझना है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है या आयन होता है या एटम होता है जो इलेक्ट्रॉनों की तलाश में होता है। देखिए इलेक्ट्रोफाइल यानी इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो इलेक्ट्रोफाइल एक पॉजिटिव आयन भी हो सकता है जैसे हाइड्रोजन आयन। अब हाइड्रोजन आयन इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉनों की तलाश में होता है, जिसको हम मुतलाशी भी कहते हैं। या एक और लेविस एसिड हैं। लेविस एसिड में क्या होता है कि लेविस एसिड ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें सेंट्रल मॉलिक्यूल के पास होता है एम्प्टी ऑर्बिटल। क्या होता है? एम्प्टी ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो एम्प्टी ऑर्बिटल के लिए इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसी वजह से ये भी हर वक्त इलेक्ट्रॉनों की तलाश में घूमता फिरता है कि जी कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। सो ऐसी स्पीशीज जो इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वी कॉल इट इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब है इन सर्च ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों की वजह से ये पॉजिटिव आयन की तलाश में होते हैं। सो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉनों की तलाश में घूमते हैं और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉनों की तलाश में। सो न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिव आयन भी हो सकता है, जैसे ये आपने देख रहे हैं OH और Cl विद नेगेटिव चार्ज। और ये एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है जिसके पास लोन पेयर हैं, जैसे वाटर को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं और अमोनिया को भी हम न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। जी, अब अगली बात है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, तो इसलिए स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है एंग्री इलेक्ट्रोफाइल। आप देखें ना, क्लोरीन तो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो जब क्लोरीन से कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये क्लोरीन बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एंग्री है, पागल हुआ है, कहते जी मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन, मेरा इलेक्ट्रॉन कौन चुरा के ले गया। दैट्स वाई इसके सामने जो भी आ जाता है ये उस पर अटैक करता है ताकि ये उससे इलेक्ट्रॉन छीन ले। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल। तो बेंजीन पे स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है क्योंकि बेंजीन भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो इसलिए अगर आपने बेंजीन के ऊपर अटैक करवाना है तो यू नीड अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि बेंजीन तो रिएक्शन नहीं करता, बेंजीन से इतनी आसानी से हम इलेक्ट्रॉन कोई ले नहीं सकता, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल हम बनाते हैं। अब अगर हाइड्रोजन है ना तो वो वीक इलेक्ट्रोफाइल है। वाई हाइड्रोजन इज़ ए वीक इलेक्ट्रोफाइल? उस बेचारे के पास है सिर्फ एक प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रोफाइल जो अपनी लड़ाई लड़ता है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं ना उस बेस पे लड़ता है। तो अब देखिए क्लोरीन के पास है 17 प्रोटॉन, तो ये लड़ सकता है इलेक्ट्रॉनों के लिए, लेकिन हाइड्रोजन के पास है एक प्रोटॉन,
तो ये इलेक्ट्रॉनों के लिए नहीं लड़ सकता। दैट्स वाई हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल का मतलब आइडेंटिफिकेशन क्या है, आपको किस तरह पता चलेगा? पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट साइड राइट साइड पे जो एटम है, जैसे क्लोरीन पॉजिटिव बना स्ट्रांग होगा। अगर ऑक्सीजन पॉजिटिव बन जाए या नाइट्रोजन पॉजिटिव बन जाए, जैसे अगले एक एग्जांपल में NO2 आएगा, देखें NO और 2 दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो फिर इसको भी हम कहते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो सबसे पहले आपने स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल समझना है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल से किसी ने इलेक्ट्रॉन चुराए हैं और वो अब गुस्सा हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो बेंजीन से लेगा। ठीक हो गया? हाँ जी। तो अब ये रिएक्शन किस तरह होगा? सो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। आपने इस वर्ड को समझना है। इसका मतलब ये है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, इस बेंजीन के अंदर हैं 3 पाई बॉन्ड। तो मैं यहाँ सर्कल नहीं बनाऊँगा, मैं यहाँ 3 पाई बॉन्ड बनाऊँगा। अब एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है जो कि बहुत गुस्सा है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल मेरे पास है सपोज़ एक्स के ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज लिख रहा हूँ। अगर ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल हैं तो रिएक्शन हो जाएगा, और अगर ये हाइड्रोजन की तरह वीक इलेक्ट्रोफाइल हैं तो फिर रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रोफाइल का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अच्छा, ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। ये देख रहा है कि बेंजीन के पास फालतू इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, तो इसी वजह से ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये बेंजीन पे अटैक कर देता है। तो चलिए जी, मैं इस बेंजीन को बना रहा हूँ और एक्स को भी बना रहा हूँ कि एक्स किस तरह उसके साथ उलझ जाता है। ये देखिए, मैंने बेंजीन बनाया और ये बेंजीन के जो 3 बॉन्ड थे, ये तो ये वाला बॉन्ड जो है ना, एक्स इसको पकड़ लेता है, समझ ले, और इसको बाहर खींचने की कोशिश करता है। सो ये जो ग्रीन लाइन है ये बाहर आ जाता है और उसके साथ अटैच हो जाता है ये एक्स। ये देखिए, स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ बेंजीन के साथ। किस तरह? उसने बेंजीन से एक पाई बॉन्ड को खींच लिया। अब स्टूडेंट्स याद रहें कि इस बेंजीन के साथ यहाँ एक हाइड्रोजन भी है, क्योंकि हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है ना। तो हम बाकी हाइड्रोजन क्यों शो नहीं कर रहे? वो इसलिए शो नहीं कर रहे कि वो तो आराम से हैं, उनको तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये एक हाइड्रोजन अब बेचारा फंस गया, क्योंकि अब ये निकल जाएगा। तो इसी वजह से इसको हम शो करते हैं, क्योंकि ये निकलने वाला है। बाकी हाइड्रोजन चूँकि डिस्टर्ब नहीं हो रहे, दैट्स वाई वी विल नॉट शो दीज। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसे रिएक्शन में साइड पे एक हाइड्रोजन नज़र आता है, तो इसका मतलब है कि बाकी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी वजह से हम वो नहीं बना रहे। अच्छा, तो अब क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि बेंजीन के साथ ये हाइड्रोजन भी तो इधर अटैच है। ये देखिए, ये हाइड्रोजन है। अब अगर आप देख लें तो ये वाला जो कार्बन है ना, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों? अब देखिए, इसके साथ जो ये पाई बॉन्ड था, ये इलेक्ट्रॉन असल में इसके साथ है। ये इलेक्ट्रॉन जो मैं इधर बना रहा हूँ, चलो इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इसका मैं कलर बना देता हूँ, क्या बनाऊँ इसका कलर? मैं बनाऊँ सपोज़ ये। ठीक है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस कार्बन का है ये, तो वो इलेक्ट्रॉन अब वो आ गया इधर। ये देखें, यानी मैं इस कार्बन को नाम दे रहा हूँ कार्बन नंबर 1। तो 1 नंबर कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो उधर एक्स के पास चला गया। तो इसी वजह से यहाँ जो कार्बन नंबर 1 है उसका इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया एक्स के पास। दैट्स वाई वी विल मेक अ पॉजिटिव चार्ज हेयर। ठीक है, कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों? उसका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। ये क्या, इस सिचुएशन में बेंजीन रिंग को हम कहेंगे हाईली अनस्टेबल, यानी ये कार्बन जो है ना, ये जो पॉजिटिव हैं, अब ये रिंग को अनस्टेबल कर देता है। यानी जैसे घर में किसी छोटे बच्चे से आप कोई आइसक्रीम या चीज़ छीन ले तो वो रोना शुरू कर लेता है और फिर सबको तंग करेगा, और फिर हम क्या करते हैं, उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं कि ये चुप हो जाए, वरना वो सबको मतलब परेशान कर देता है। तो इस कार्बन ने इस पूरे रिंग को परेशान किया है। दैट्स वाई बाहर जो बेचारा हाइड्रोजन है अब वो कुर्बानी देगा। तो ये हाइड्रोजन डिस्कनेक्ट हो जाता है और हाइड्रोजन का ये जो इलेक्ट्रॉन है, लाइन है, ये अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखें कि एक्स के आने से नुकसान किसका हुआ? नुकसान हाइड्रोजन का हुआ। अब हाइड्रोजन बेचारा
निकल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैं हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि X आ गया, तो अब हाइड्रोजन को कुर्बानी देनी होगी। क्या हो जाता है कि इस रिएक्शन में X आ गया और हाइड्रोजन की छुट्टी हो गई। मतलब ये है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आया और एक वीक इलेक्ट्रोफाइल चला गया। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल से X+ अटैक करता है और उसके बदले बेंजीन से वीक इलेक्ट्रोफाइल यानी H+ अलग हो जाता है। ठीक हो गया। So this reaction is called electrophilic aromatic substitution reaction. So the pi electron of benzene are highly stabilized. ये इसकी बात कर रहे हैं कि ये इतने आराम से नहीं निकलेंगे, लेकिन जब ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है तो फिर बेंजीन मजबूरन रिएक्शन में आ जाता है। सो दे आर नॉट रेडली अवेलेबल, मतलब है कि ये रिएक्शन ख़ुद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब क्या करें, बेंजीन इनको नहीं छोड़ रहा। ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन नहीं करना चाहते, लेकिन स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल उनको नहीं छोड़ रहा। स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल अब आएगा और बेंजीन के साथ लड़ाई शुरू कर लेता है। बेंजीन के इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये मतलब है कि इतना स्टेबल हैं ये 3 इलेक्ट्रॉन, दीज आर हाईली स्टेबल। वो कहते हैं कि वीक इलेक्ट्रोफाइल इसको मतलब है कि अटैक इस पर नहीं कर सकता। तो फिर इन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ये जो स्टेबल इलेक्ट्रॉन है ना, इन इलेक्ट्रॉनों को तोड़ने के लिए बेंजीन को चाहिए कोई पावरफुल मतलब है इलेक्ट्रोफाइल। ये देखिए, सो बेंजीन नीड मोर पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल ताकि अटैक कामयाब हो जाए और बेंजीन से हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोग को समझ आ गया कि बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। इसमें एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल जिससे पहले किसी ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं वो गुस्सा हैं और वो आकर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। तो उसके बदले बेंजीन के साथ जो हाइड्रोजन होता है, तो जहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा तो वहाँ जो हाइड्रोजन है उसकी छुट्टी हो जाती है। अब देखिए बाकी कार्बन डिस्टर्ब नहीं हुए तो उनके हाइड्रोजन भी डिस्टर्ब नहीं हुए। ठीक है, ये देख लें। अब अगेन इसको हम इधर देख लेते हैं कि किस तरह ये बन जाता है। सो यू कैन सी कि हमारे पास ये एक X2 है। X2 आप से कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्लोरीन है। ठीक है, मैं अब इसको इस तरह एक्सप्लेन कर लेता हूँ आप लोगों को। ओके, ये एक क्लोरीन मालिक्यूल है Cl2। तो मैं Cl2 को इस तरह Cl भी लिख सकता हूँ। देखिए Cl क्यों? क्योंकि Cl के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब देखिए स्टूडेंट किस तरह एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। सो Cl मैं लिखूँगा। ठीक है, तो देख लें, ये एक मालिक्यूल है Fe या मैं ले लेता हूँ FeCl3। देखिए इस Fe के साथ 3 क्लोरीन हैं, लेकिन इसके पास एक खाली ऑर्बिटल है। खाली ऑर्बिटल को मैं एक सर्कल में शो कर रहा हूँ और आयरन चाहता है कि इस खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले आए। तो अब ये क्या करेगा, देखें। अब क्लोरीन मालिक्यूल के साथ जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं बीच में, तो ये आयरन जो हैं, ये आयरन, मैं इसको थोड़ा सा बारीक कर देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, ये देखें। अब आयरन क्या करेगा, ये आयरन यहाँ से इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन पेयर समेत अट्रैक्ट कर लेता है। तो क्या हो जाता है कि इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस क्लोरीन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये क्लोरीन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एक इस क्लोरीन का है, तो ये क्लोरीन है नेगेटिव। तो FeCl3 के साथ Cl- जब आ जाता है तो इसको अब लिखेंगे FeCl4-1। ये आप देख सकते हैं, ये देखें Fex4 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसने एक हेलोजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर समेत अट्रैक्ट कर लिया। तो साइड पे क्या हो जाता है, साइड पे आपके पास बन जाता है दूसरा क्लोरीन Cl+। अब ये Cl+ बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एंग्री हैं, तो इसी वजह से, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन Cl अपने साथ दूसरी तरफ ले गया। नाउ दिस एंग्री इलेक्ट्रोफाइल या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नाउ विल अटैक ऑन बेंजीन। तो ये उसी तरफ अटैक करेगा जिस तरह आपको मैंने बता दिया। अब देखें, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन गया और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अब इधर आ गया। ये आपकी बुक से मैंने पेज लिया है।
अब ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे बेंजीन पे, तो बेंजीन के साथ ये जो आपको पाई बॉन्ड नज़र आ रहा है, देखिए वो पाई बॉन्ड बाहर आ गया, जिसकी वजह से यहाँ जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉन बाहर गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज इस मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करेगा। देखिए इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मीन के ये अनस्टेबल है। क्यों? रिंग टूट गया है, पॉजिटिव चार्ज मतलब इसको अनस्टेबल कर रहा है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अब तो बेंजीन के पास दो ऑप्शन है, या तो एक्स को वापस निकाल दे तो सिचुएशन नॉर्मल हो जाएंगी, या हाइड्रोजन से कहेगा कि जी आप चले जाएं। यानी अब रिंग क्या कर रहे हैं, रिंग दोनों को कह रहे हैं कि भाई दोनों में एक निकल जाएं, या एक्स निकल जाएं या एच निकल जाएं। एक्स तो चूँकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, गुस्सा है ऑलरेडी, तो इसी वजह से वो नहीं जाएगा, तो मजबूरन हाइड्रोजन निकल जाएगा। स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल इस तरह है कि जैसे कुछ चेयर्स हैं और उन पे लोग बैठे हुए हैं और एक बंदा आकर ज़बरदस्ती एक चेयर पे बैठ जाता है। हालांकि इस चेयर पे ऑलरेडी बंदे बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी अपने लिए जगह बना लेता है। अब एक चेयर पे दो बंदे हो गए, तो फिर किसी एक को उठना होगा, तो स्ट्रांग तो आकर ज़बरदस्ती बैठ गया है, तो जो ऑलरेडी बैठा हुआ है फिर मजबूरन वो उठ जाएगा। तो सेम हाइड्रोजन के साथ यही हो रहा है कि हाइड्रोजन क्लोरीन के लिए जगह खाली कर लेगा। तो आप देखें कि जो हेलोजन है वो बेंजीन के साथ लग गया और हाइड्रोजन की छुट्टी हो गई। ठीक हो गया। तो बेंजीन के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो इसका नाम बन जाएगा बेंजीनोनियम आयन। उन्होंने गलती से इसको इधर लिखा है, तो ये बेंजीनोनियम आयन है। ठीक है, ये बेंजीनोनियम आयन है, नाम उन्होंने इधर लिखा हुआ है। अब ये एक मॉलिक्यूल बना आपके पास। ओके, अच्छा अब हाइड्रोजन का क्या बनेगा? हाइड्रोजन कहेगा जी मेरा क्या कसूर है, मैं किधर जाऊंगा? तो FeCl3 के पास जो एक्स्ट्रा क्लोरीन था ना, ये FeCl3 ने जो क्लोरीन लिया है नेगेटिव, अब ये वापस हाइड्रोजन को मिल जाएगा, तो बदले में HX बन जाता है, यानी HCl बन जाता है। ठीक है। सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगेन यहाँ पर एक्सप्लेन हो चुका है कि एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रोफाइल हैं, ये बेंजीन के ये जो लाइन है आपको नज़र आ रहा है, इसको ये बाहर खींच लेता है। ये देखिए ये ई ने वो लाइन बाहर खींच दिया, जिसकी वजह से बेंजीन के एक हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी, जिसको कहते हैं कि दिस पार्ट इज़ शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से पूरा मॉलिक्यूल होगा अनस्टेबल। जैसे किसी छोटे बच्चे से आइसक्रीम छीना जाए तो वो शोर करेगा, ठीक है, सबको तंग करेगा, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं, तो किसी और सी चीज़ लेकर उसको दे देंगे, बस ये ले ले और आप चुप हो जाएं। तो सेम बेंजीन में यही हो रहा है। अब ई पक्का आ चुका है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा, तो हाइड्रोजन बेचारा वो कुर्बानी देगा। ये बी क्या है, मतलब इस सिस्टम के अंदर कोई नेगेटिव आयन मौजूद होगा ताकि इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाले। तो ये देखिए ये बी आ जाता है, बी मीन जैसे Cl-, तो ये Cl- क्या करेगा, इस H को निकालेगा तो BH बन जाता है, यानी कोई HCl मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इस पे हम एग्जांपल कर लेते हैं। तो हमारे पास ये 4 रिएक्शन हैं इस स्टाइल से जो होते हैं। एक है हमारे पास नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड ऐड हो जाता है, सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड यही करता है। और देखिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन रहे हैं, ये NO2। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों नॉन मेटल हैं, ये N भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, O भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, दोनों के ऊपर पॉजिटिव आ जाएं तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हैं। ये भी हैं, क्लोरीन को देख लें, ब्रोमीन को देख लें। R+ क्या होता है, R+ मीथाइल को कहते हैं। मीथाइल में भी कार्बन का एक बार टूटा हुआ है, तो कार्बन काफ़ी गुस्सा है, वो भी कहते हैं कि जी बस मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ जी, एसाइल क्या होता है, एक कीटोन टाइप ग्रुप, यानी अगर CH3 है, CH3 के साथ कार्बन है, ऑक्सीजन है, और इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम कहते हैं एसाइल। मैं इधर साफ साफ लिख रहा हूँ, एसाइल क्या होता है, एसाइल का मतलब है CH3 के साथ है एक CO, और इस कार्बन का एक बार टूटा हुआ है। सो ये भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। ठीक है, तो ये भी बेंजीन पे अटैक करेगा। ओके, अब हम एक एक रिएक्शन को देख लेते हैं कि किस तरह ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन से
अपना काम निकाल लेते हैं। ओके जी, द फर्स्ट वन इज़ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या है? नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड के अंदर होता है NO2। अच्छा, ये NO2 इसके अंदर तो नज़र नहीं आ रहा, तो ये NO2 सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, यानी नाइट्रिक एसिड को कौन गुस्सा दिलाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए ये दोनों रिएक्शन करेंगे, तो ये रिएक्शन इस तरह हो जाएगा। मैं सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरह लिखूँगा। याद रहे सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। नाइट्रिक एसिड भी एसिड है, लेकिन इसके मुकाबले में नाइट्रिक एसिड वीक एसिड है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो वीक एसिड आ जाता है, तो फिर वीक एसिड बेचारा वीक बेस बन जाता है। ठीक है, यहाँ नाइट्रिक एसिड बतौर बेस काम करेगा। देखिए बेचारा OH दे रहे हैं, OH काम तो बेस का होता है, बेस OH देता है, लेकिन यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड को बेस बनाने पे मजबूर कर देता है। चलिए जी देख लें, ये मैं सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा हूँ क्योंकि इसने हाइड्रोजन देना है, तो इसको मैं इस तरह लिखूँगा HHSO4 H+। और नाइट्रिक एसिड क्या है? वो बेस बन जाता है इसके सामने, तो ये देखें NO2। तो ये अब देखें NO2 किस तरह बन जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का H+ नाइट्रिक एसिड से OH ले लेता है। इसमें क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। आप इधर आपको नज़र आ रहा है। अब वाटर एक स्टेबल मालिक्यूल है, रिएक्शन तो वापस जा ही नहीं सकता, वाटर टूट नहीं सकता वापस। तो हमारे पास सिस्टम में दो नेगेटिव आयन, एक पॉजिटिव आयन बना और एक नेगेटिव आयन बना, एक है माइनस और एक है प्लस। सॉरी, अब बेंजीन पे कौन अटैक करेगा? वाटर तो नहीं कर सकता, वाटर पे तो ज़ीरो चार्ज है। नेगेटिव भी नहीं कर सकता, क्योंकि बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से बेंजीन थोड़ा सा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव को वो रिपेल करेगा, तो ये अटैक नहीं कर सकता। रह जाता है ये, और ये पॉजिटिव हैं। क्यों पॉजिटिव हैं? आप देख लें कि ये भी ज़ीरो चार्ज, ये भी ज़ीरो चार्ज, ये भी ज़ीरो चार्ज। तो अगर ये नेगेटिव हैं तो फिर सिस्टम को न्यूट्रल करने के लिए इसको पॉजिटिव बनना होगा। तो ये वो नाइट्रोनियम आयन है जिसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, या इसको कहते हैं एंग्री इलेक्ट्रोफाइल। अब ये गुस्सा हैं इस सल्फ्यूरिक एसिड के इस काम से, तो अब ये बेंजीन से अपना इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि किस तरह नाइट्रोनियम आयन बन जाता है। अब ये देखिए, ये जो नाइट्रोनियम आयन है, इट विल अटैक ऑन बेंजीन। ये किस तरह अटैक करेगा? ये बिल्कुल उसी स्टाइल से अटैक करेगा जिस तरह पहले हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया। ओके, मैं बेंजीन के ये बाण इस तरह बना रहा हूँ। सो क्या हो जाएगा? ये नाइट्रोनियम आ जाएगा और बेंजीन से एक बाण बाहर ले जाएगा, पाई बाण, हाँ सिग्मा बाण नहीं। तो आप देखिए बेंजीन के अंदर अब दो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, और जो तीसरी लाइन है वो बाहर चली गई और बाहर उसके साथ अटैच हुआ NO2। ये आपको समझ आ गया कि किस तरह NO2 बेंजीन से पाई इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। अब बेंजीन के साथ जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ, वो अब हम शो करेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन अब इसने निकलना है। ठीक है, जब एक आ जाता है तो अब ये बेचारा जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ ये एटम जो है कार्बन, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको मतलब अब ये रो रहा है कि जी मेरा इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर गया। तो इसको चुप कराने के लिए, रिंग को स्टेबल बनाने के लिए मजबूरन हम हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं। तो हाइड्रोजन को हम इस तरह निकालेंगे कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ना, या जो ब्लू कलर नजर आ रहा है, ये आ जाएगा अंदर। ठीक है, ये अंदर आ जाएगा, ये देखिए मैं ये, और बाहर से उसको हम गायब कर देते हैं। ठीक है, ये देखें अब क्लियर हो गया। तो अंदर फिर तीन बांड बन गए, तो इसी वजह से इस कार्बन का रोना धोना ख़त्म हो गया, यानी उसको आइसक्रीम मिल गया, अब वो चुप है। लेकिन आप देख लें कि बेंजीन से हाइड्रोजन बेचारा चला गया और उसकी जगह नाइट्रो ग्रुप आ गया। तो मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है और एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की छुट्टी करा देता है बेंजीन से। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ चूँकि नाइट्रिक एसिड ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल दिया, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं नाइट्रेशन। ओके, नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है? अब जो काम नाइट्रो ग्रुप ने किया है, अब ये सल्फ्यूरिक एसिड करेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन में अगर आप देख लें, एक रिएक्शन छोटा सा उन्होंने दिया हुआ है, जो छुपा हुआ है वो है ये देखें, नज़र आ रही। अच्छा, इसमें मज़े की बात है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बतौर कैटलिस्ट भी काम कर रहा है और बतौर रिएक्टेंट भी काम कर रहा है। तो आप देख ले, मैं इसको चलो थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेता हूँ ताकि आप लोग को ये समझ आ जाए। चलिए जी, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। हाँ, फिर रिएक्शन की तरफ चले जाते हैं। जैसे आप लोगों ने
फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि दो वाटर मालिक्यूल आपस में एक एसिड बन जाता है और एक बेस बन जाता है। यानी एक हाइड्रोजन लूज़ करता है और एक हाइड्रोजन गेन करता है। तो इसी तरह हम सपोज़ करते हैं कि दो सल्फ्यूरिक एसिड आपस में ये खेल लेते हैं कि एक एसिड बन जाता है और एक एसिड बेस बन जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, एक हाइड्रोजन लूज़ करेगा और एक हाइड्रोजन गेन करेगा। तो क्या बनेगा, देखिए अब ये रिएक्शन हमको लिख लेते हैं कि हम दो सल्फ्यूरिक एसिड इस तरह लिखेंगे कि एक एसिड बनेगा और एक बेस बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरह होगा। ये देखें, अब मैं बना रहा हूँ एक सल्फ्यूरिक एसिड, जो एसिड बनेगा उसको मैं इस तरह लिखूँगा और जो बेस बनेगा उसको मैं इस तरह लिखूँगा। देखिए, एक में मैंने H+ शो किया और दूसरे में मैंने OH शो किया। ठीक है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड भी इस तरह होगा HSO3H, और ये वाला जो हिस्सा होगा ये पॉजिटिव होगा, ये वाला भी पॉजिटिव होगा। सो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बन जाता है H और OH, तो 3H और एक OH क्या बनाएगा जी, बताएं शाबाश, क्या बनेगा, H3O। क्या बनेगा, H3O बन जाता है। तो चलो मैं इसको H3O लिख लेता हूँ और इसको मैं गायब कर देता हूँ। ये देखिए, दो सल्फ्यूरिक एसिड आपस में एक H3O बना लेता है। अच्छा जी, ये और ये तो H3O में चले गए। बाकी क्या बचा, बाकी आपके पास बचा एक नेगेटिव आयन HSO4-1, इसको देख लें। और दूसरा क्या बचा, दूसरा आपके पास बचा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। देखिए, ये वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हैं। अब ये बहुत गुस्सा हैं, हालांकि इसके अपने मालिक्यूल ने ये काम किया इसके साथ, यानी इसका इलेक्ट्रॉन दूसरे मालिक्यूल के पास चला गया, यानी इसका इलेक्ट्रॉन किधर गया, इसका इलेक्ट्रॉन इस HSO4 के साथ रह गया, या यूँ कह सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन OH के साथ चला गया और वो वाटर में कन्वर्ट हुआ। सो यहाँ के पास बन जाता है SO3। दिस SO3 विद द पॉजिटिव चार्ज, दिस वन इज़ कॉल्ड एंग्री इलेक्ट्रोफाइल और वी कैन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अब ये सारा गुस्सा बेंजीन पे निकालेगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गई कि किस तरह बेंजीन के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, दैट इज़ SO3। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द रिएक्शन। ये देख लें, तो अब आप देख सकते हैं कि बेंजीन के अंदर ये SO3 यहाँ बन गया है। ठीक हो गया, ये देखें SO3, ये देख लें, चलो आपको नज़र आ रहा है, बुक के अंदर आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि ये वो SO3 है। ये देखिए, ये SO3 यहाँ हमने स्ट्रक्चर वाइज लिखा हुआ है, मतलब है कि SO3 के अंदर 3 ऑक्सीजन होते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में मॉलिक्यूल पढ़ा होगा AB3, तो AB3 में भी ये SO3 मौजूद हैं। ये SO3 जो हैं ये 3 ऑक्सीजन के बीच में पंच चुका है सल्फर, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इसी वजह से ये सल्फर को तंग करते हैं, छेड़ते हैं, तो सल्फर यहाँ पॉजिटिव हैं। तो सल्फर को यहाँ चाहिए इलेक्ट्रॉन, सो सल्फर इज़ इलेक्ट्रोफाइल, और चूँकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये बहुत ज़्यादा एंग्री यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। सो इट अटैक ऑन बेंजीन। समझ आ गई कि क्यों अटैक करता है। हाँ जी, तो ये इस तरह अटैक करेगा कि सेम वही सिचुएशन बन रहे हैं कि बेंजीन के अंदर ये वाला जो बॉन्ड है ये बाहर आ गया। देखिए, ये वो बॉन्ड बना, यस, जिसकी वजह से जो कार्बन है देखिए वही काम पे रो रहा है, ये कार्बन बेचारा पॉजिटिव बना, यानी इसका इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। तो इसको चुप कराने के लिए हम यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, इस हाइड्रोजन को निकालेंगे। देखिए, अब इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए हमारे पास सिस्टम में ये जो आपके पास आपको नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये आ जाएगा और ये इस हाइड्रोजन को ले लेगा। तो देखें, ये H4 आ गया और यहाँ से हाइड्रोजन उठा के वापस क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। चाहे गलती से उन्होंने यहाँ नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, आप इसको रिमूव करें, ये H2SO4 न्यूट्रल है विद 0 चार्ज। हाँ जी, अब देखिए सल्फ़र ने क्या किया, सल्फ़र ने अपना ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड तोड़ा, यानी आप देखें, और बेंजीन के साथ उसने बॉन्ड बनाया। तो बेंजीन के साथ उसने बॉन्ड बनाने के लिए क्या कर दिया, उसने अपना डबल बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक है, ये देखें, तो इस पे ऑक्सीजन को तो फ़र्क पड़ जा गया, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे अब इसके पास एक बॉन्ड है ना, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया।
और सल्फर के 6 बॉन्ड पूरे हैं, तो इसी वजह से सल्फर ने तो अपना मतलब है कि काम कर दिया, लेकिन अब ऑक्सीजन इनकम्प्लीट है। तो आप देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर अब ऑक्सीजन जो है ना, अब वो नाराज़ है कि जी अब मैं क्या करूँगा। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि ये ऑक्सीजन आपके पास सिस्टम में एक H3O भी बना हुआ है। ये देखिए ये H3O है कि नहीं। हाँ, तो इस H3O में एक हाइड्रोजन है, इस H3O के पास एक हाइड्रोजन है। वो हाइड्रोजन मिल जाएगा इस ऑक्सीजन को। ये देखिए इसका एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा वाटर और SO3H बन गया। तो इस तरह एक मॉलिक्यूल बना और इस मॉलिक्यूल का नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है। अच्छा, मैं कन्वर्जन का एक और वीडियो बनाऊंगा, तो इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड जब बन जाता है तो फिर आगे क्या बनेगा। देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर इसका रिएक्शन हम NaOH के साथ करवाएं, मैं यहाँ इसका रिएक्शन लिख रहा हूँ। देखिए ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है SO3H। अगर आप इसका रिएक्शन NaOH के साथ करवाएं ना, ये जो फिनोल हम बनाते हैं ना, तो उसमें ये रिएक्शन होता है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम 2 NaOH यूज़ करें, सपोज़ 2 NaOH, तो दोनों NaSO3 के साथ बनाएगा Na2SO3। ठीक है, और एक बनेगा वाटर और एक बन जाता है फ़िनोल। तो ये फ़िनोल बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये बेंजीन, अगर आपसे ये पूछे ना कि बेंजीन से किस तरह फ़िनोल बनाएंगे, तो आप कहेंगे जी कि बेंजीन से हम बनाएंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो फ़िनोल बन जाता है। इस तरह फ़िनोल बनाने के लिए आप बेंजीन या तो क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर दें या बेंजीन सल्फोनिक एसिड में। तो स्टूडेंट ये सल्फोनेशन हुआ। हेलोजिनेशन आपने एक दफ़ा पहले भी देखा कि बेंजीन और हेलोजन का रिएक्शन 3 तरीक़ों से होता है। तो मैं थोड़ा सा फिर इसको रिवाइज़ कर दूं। अगर आप बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाएं और आपके पास सनलाइट हो तो फिर एडिशन होगा, यानी बेंजीन के पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और हर कार्बन को एक एक क्लोरीन मिलेगा। देखिए 6 क्लोरीन यानी 3 Cl2, 6 क्लोरीन एटम बन जाते हैं। ठीक है। हाँ, अगर कंडीशन हम चेंज करें, अगर कंडीशन हमारे पास तो है कोई FeCl3 आ जाता है, तो याद रहें फिर हमारे पास प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। फिर प्रोडक्ट क्या होगा, फिर प्रोडक्ट हमारे पास हो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। फिर क्या हो जाएगा कि बेंजीन एक हाइड्रोजन लूज़ करेगा, उसकी जगह क्लोरीन आ जाता है और वो हाइड्रोजन एक Cl के साथ HCl बनेगा, तो फिर सब्स्टिट्यूशन होता है। तीसरा रिएक्शन हेलोजन और बेंजीन का किस तरह होगा। अगर बेंजीन के साथ साइड पे कोई ग्रुप अटैच है जैसे CH3 और सनलाइट हम यूज़ कर रहे हैं, देख स्टूडेंट ख्याल रहें, अगर सनलाइट यूज़ कर रहे हैं तो बेंजीन साइड चेन पे अटैच करेगा। लेकिन अगर बेंजीन के साथ साइड पे ग्रुप अटैच है और आप उसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं और आपने ये केमिकल यूज़ किया FeCl3, तो याद रहें अब बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, क्लोरीन बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, तो CH3 डिस्टर्ब नहीं होगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के ये Cl आ जाएगा और ये बनेगा HCl। सो आप इस रिएक्शन को देख लें कि दोनों सूरतों में क्लोरीन रिएक्शन कर रहा है, लेकिन जब सनलाइट होगा तो साइड चेन पे अटैक हो जाएगा और जब आप FeCl3 यूज़ करते हैं तो फिर बेंजीन रिंग पे अटैक होगा। ठीक है, तो हेलोजिनेशन में ये इन रिएक्शन को आपने थोड़ा सा देखना है। अच्छा, इस क्लोरोबेंजीन से आगे फिर हम फ़िनोल बना सकते हैं, तो जब फ़िनोल का टॉपिक आएगा तो वहाँ इसको भी हम देख लेंगे। हाँ जी, तो अब आप यहाँ देख लें कि बेंजीन के साथ हम ब्रोमीन को ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमने ये केमिकल लिया है, तो फिर वही सब्स्टिट्यूशन होगा। वही कहानी फिर दोहराई जाएगी कि बेंजीन के पास जो 3 पाई बॉन्ड थे, अब देखिए Br2 में एक ब्रोमीन पॉजिटिव बन जाएगा, एक नेगेटिव बन जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हैं। अच्छा, इसको कौन ये प्लस माइनस में कन्वर्ट करता है, ये FeBr3। FeBr3 क्या करेगा, देखिए फिर मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेता हूँ, शायद आप लोग भूल गए होंगे। ये देखें फिर वही कहानी है कि FeBr3, ये FeBr3 और ब्रोमीन रिएक्शन करते हैं। सो FeBr3 प्लस Br, तो ये FeBr3 क्या करेगा, इस Br को इलेक्ट्रॉन पेयर समेत समझ ले अगवा कर देता है, कब्जे में ले लेता है, जिसकी वजह से ये Br प्लस बना। अब ये Br जो है ना, इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, एंग्री इलेक्ट्रोफाइल। ये एंग्री इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन पे, तो उसी तरह बेंजीन के साथ ही अटैच हो गया
और इसके बदले बेंजीन से हाइड्रोजन निकल गया तो HBr बना। ठीक है, तो फिर वही ये आप क्लोरीन के साथ इसको हम अभी रिसेंट पढ़ चुके थोड़ी देर पहले कि Cl2 और FeCl3 क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, जिससे Cl+ बन जाता है। ये देखिए थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको करा दिया कि बेंजीन के अंदर होते हैं ये पाई बॉन्ड, तो बाहर से आ जाता है क्लोरीन, ये देखिए क्लोरीन पॉजिटिव। ठीक है, Cl+, ये देखिए Cl+, तो Cl+ आ जाएगा तो बेंजीन का एक बॉन्ड वो ले लेगा। ठीक है, ये देखें 2 अंदर हैं, एक बाहर चला गया और उसके साथ अटैच हो गया Cl। तो यहाँ जो बेचारा हाइड्रोजन था अब उसकी जाने का टाइम हो गया। तो ये हाइड्रोजन देखिए 2 Cl थे ना, एक Cl+ तो बेंजीन पे आ गया, एक Cl- भी सिस्टम में है, तो Cl- H के साथ बनाएगा HCl। हाँ जी, ये तो एक्सप्लेन हो चुका है काफ़ी देर पहले। अगर बेंजीन के साथ साइड पे ग्रुप हुई अटैच हैं और सनलाइट में क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो जाए तो फिर क्लोरीन साइड पे अटैक करेगा और 3 हाइड्रोजन है और बारी बारी एक हाइड्रोजन जाएगा। देखिए यहाँ 3 हाइड्रोजन हैं, अब यहाँ एक Cl आ गया है तो 2 H रह गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ 3 CH3 हैं और Cl2 आ रहे हैं, तो एक HCl बन जाएगा और एक Cl इधर आ जाएगा। अब ये अगले स्टेप में फिर यूज़ होगा, अनदर क्लोरीन आ जाएगा और एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये अगले स्टेप में फिर यूज़ हो जाएगा, एक और क्लोरीन आ जाएगा और जो आखिरी हाइड्रोजन तो वो भी निकला। तो यहाँ जो 3 हाइड्रोजन थे बेंजीन में वो 3 HCl बना चुके हैं और उसके बदले बेंजीन में अब 3 क्लोरीन आ गए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास बेंजीन में 3 हाइड्रोजन थे, अब आपके पास बेंजीन में 3 क्लोरीन आ गए, तो उसको हम कहते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, वन मोर रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में क्या होता है कि एक पॉजिटिव अल्काइल आ जाता है बेंजीन के ऊपर अटैक करता है। देखिए मैं लिख रहा हूँ CH3Cl। अब Cl- हैं और ये CH3 पॉजिटिव हैं। अगर ये Cl इधर से चला जाता है किसके साथ, इसके साथ Al एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड नेगेटिव, क्योंकि Cl- उसके पास गया। अब जो CH3 है उसका बॉन्ड टूटा है और इलेक्ट्रॉन भी उसे चला गया है, दैट्स वाई इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल या इसको हम कहेंगे एंग्री इलेक्ट्रोफाइल। ये एंग्री इलेक्ट्रोफाइल देखिए CH3 ये आकर बेंजीन पे अटैक करेगा और उसी तरह अटैक करेगा, ये कि बेंजीन से अटैच हुआ, बेंजीन के साथ जो हाइड्रोजन था वो बेंजीन से निकल कर क्या बनाता है HX। ये बिल्कुल उसी तरह के रिएक्शन है कि CH3 आ जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, तो बेंजीन के साथ CH3 अटैच हुआ, ये देखिए हम मॉलिक्यूल का नाम है टॉल्यूइन। तो हम एक कार्बन वाला अल्काइल भी अटैच कर सकते हैं, हम 2 वाला भी अटैच कर सकते हैं। अगर एक कार्बन है तो ये टॉल्यूइन है या मीथाइल बेंजीन। 2 कार्बन वाला देखिए यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई ना, CH3 लिखा हुआ है, ये CH3 है, तो आप बुक में इसको टिक कर दें। चलिए मैं इस मॉलिक्यूल का फार्मूला इधर लिख रहा हूँ, ये CH3Cl नहीं है, ये CH3CH2Cl है। ठीक है, तो इसमें ये Cl- है और ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोफाइल हैं। अगर इससे Cl चला जाए तो फिर ये बेंजीन पे अटैक करेंगे और देखिए बेंजीन के साथ वो अटैच हो गए, लेकिन इनके आने से हाइड्रोजन निकल जाता है। इस तरह यहाँ उन्होंने 3 कार्बन लिए हैं, कार्बन आप बढ़ाते जाएँ, जिस कार्बन का बॉन्ड टूट जाए ना उसने बेंजीन पे अटैक करना है। जैसे ये CH2, तो देखिए ये CH2 इधर अटैच हो गया और इनके आने से HCl निकल जाता है। ये इसका मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म इस तरह है कि जो कैटलिस्ट तक AlCl3 सारा काम शरारती इसका है। ये AlCl3 इस क्लोरीन को वरगलाता है कि आप मतलब इस R को छोड़ दें, तो ये Cl इधर आ गया, तो R मीन R क्या हो सकता है, RCH3+ को कहते हैं अल्काइल को। अब अल्काइल काफ़ी गुस्सा है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ये अल्काइल आ जाता है बेंजीन से, वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है। देखिए ये पहले हम पढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो स्टूडेंट सेम मैकेनिज़्म 5 दफ़ा रिवाइज़ करना है आप लोगों ने, तो 5 दफ़ा जब रिवाइज़ करते हैं तो आपको ये स्टोरी याद हो ही जाती है। ठीक है, अब उसी तरह इस H+ चार्ज को चुप कराने के लिए हम हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह HCl बना। AlCl3 कैटलिस्ट का काम करता है, वापस चला जाता है और जो अल्काइल होता है R वो बेंजीन का हिस्सा बन जाता है। तो इसके साथ ये
अल्काइलेशन ख़त्म हुआ। द लास्ट रिएक्शन इज़ एसाइलेशन। एसाइलेशन में अगेन हम एक ग्रुप अटैच कर लेते हैं और ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। देखें इस मालिक्यूल का नाम है, आगे आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20 में, इसका नाम है एसाइल क्लोराइड। इस मालिक्यूल का नाम क्या है? एसाइल क्लोराइड। तो एसाइल क्लोराइड में ये कार्बन प्लस होता है और Cl माइनस होता है। अगर ये Cl इधर से चला जाए, अगर ये Cl इधर से चला गया तो फिर कार्बन पॉजिटिव रह जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये कार्बन पॉजिटिव है। अब ये गुस्सा है, एंग्री है। क्यों? इसका बॉन्ड भी टूटा और इसका इलेक्ट्रॉन भी चला गया। तो ये गुस्से में आकर बेंजीन पे अटैक करेगा। तो ये देखिए, ये वाला हिस्सा बेंजीन पे अटैक करेगा क्योंकि ये वाला हिस्सा इसके साथ आ गया। देखिए AlCl3 AlCl4 बना। अच्छा, ये तो नेट रिएक्शन है, इसमें हम शो नहीं करते, मैकेनिज़्म में शो करेंगे। तो आप देखें, ये एग्जांपल है CH3COCl, ये इलेक्ट्रोफाइल हैं, Cl माइनस है, माइनस C इसके साथ चला जाएगा। अब मैकेनिज़्म में देख लें। मैकेनिज़्म में क्या है कि ये एसाइल क्लोराइड का जो Cl है वो AlCl3 के साथ AlCl4 बनाया, जिसकी वजह से आपके पास ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा। बेंजीन का जो देखें इलेक्ट्रॉन था इधर, वो बाहर चला गया, ये पॉजिटिव बना। और इसको वापस रिकवर कराने के लिए हम हाइड्रोजन को निकाल देते हैं और इसका इलेक्ट्रॉन अंदर ले आते हैं। तो इस तरह आपके पास वो एसाइल बेंजीन का हिस्सा बना। तो जब ये एसाइल बेंजीन के साथ आ जाता है, सो इस मालिक्यूल को हम कहते हैं क्या? इस मालिक्यूल का नाम है एसीटोफिनोन। तो एसीटोफिनोन क्या होता है? एसीटोफिनोन का मतलब ये है कि जब हम बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालें और उसके साथ हम एसाइल क्लोराइड का वो टूटा हुआ हिस्सा लगा दें, ये तो ये एसाइल है, ये बेंजीन है, तो इसका नाम है एसीटोफिनोन। ठीक है, तो इसके साथ ये रिएक्शन ख़त्म हुआ है।